अभी सूरज तुलुआ भी नहीं हुआ था कि मैं जाग गया। अम्मी पहले से ही उठी हुई थीं और चूल्हे पर चाय बना रही थीं। मैंने जल्दी से मना हाथ धोया और अपनी पुरानी सी वर्दी पहन ली। अम्मी ने मेरी तरफ देखकर पूछा, बेटा रात फिर ठीक से नींद नहीं आई? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, नींद तो आ गई थी, बस जल्दी आंख खुल गई। अम्मी जानती थीं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। चाय का कप हाथ में देते हुए आहिस्ता से बोले, अल्लाह आज का दिन आसान कर दे। रास्ते भर मेरे जहन में एक ही बात घूमती रही। इस महीने का किराया अभी तक बाकी था, बिजली का बिल जमा नहीं हुआ था, इबा की दवाएं भी खत्म होने वाली थीं और छोटे भाई की स्कूल की फीस भी देनी थी। मैं जितना भी हिसाब लगाता, हर बार खर्चे आमदनी से ज्यादा निकलते थे। वक्त से पहले दुकान पर पहुंचा तो मालिक ने मुझे बुलाकर कहा, कल जो काम दिया था वो वक्त पर मुकम्मल क्यों नहीं हुआ? मैंने आहिस्ता से कहा, सिर पूरी कोशिश की थी, मगर शाम तक बिजली नहीं आई। उसने बात पूरी होने से पहले ही कहा, बहाने मत बनाया करो। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो किसी और को रख लूंगा। मैंने सिर झुका लिया क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर ये नौकरी गई तो घर में चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाएगा। शाम को घर पहुंचा तो अब्बा चारपाई पर लेटे खांस रहे थे। अम्मी उनके पास बैठी थी। मुझे देखते ही बोले, बेटा डॉक्टर ने कहा है दवा आज ही शुरू करनी होगी। मैंने जेब में हाथ डाला तो चंद नोट ही निकले। रात को छोटा भाई मेरे पास आया और आहिस्ता से बोला, भाई स्कूल वालों ने कहा है अगर इस हफ्ते फीस जमा न हुई तो नाम लिस्ट से निकाल देंगे। मैंने फौरन कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। इस रात में बहुत देर तक जागता रहा। कभी छत को देखता, कभी आंखें बंद कर लेता, मगर नींद मेरे करीब भी नहीं आ रही थी। कई रातें उसी तरह गुजरती रहें। दुकान पर भी मैं थका हुआ रहने लगा था, छोटी छोटी बातें भूलने लगा था। एक दिन मेरे साथ काम करने वाला एक पुराना दोस्त मेरे पास आया और बोला, यार पहले तुम हर वक्त हंसते रहते थे, अब न किसी से बात करते हो न ठीक से खाते हो। आखिर बात क्या है? इस दिन न जाने क्यों दिल भर आया और मैंने उसे घर के सारे हालात बता दिए। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम सिर्फ जिस्म से नहीं, दिमाग से भी थक चुके हो, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। आखिर एक दिन मैंने डॉक्टर से मुलाकात की। उन्होंने मेरी बातें सुने, नींद के बारे में पूछा, घर के हालात पूछे, फिर कहा, तुम्हारा जिस्म नहीं, तुम्हारा जहन बहुत ज्यादा थक चुका है। उन्होंने चंद दवाएं लिख दें और कहा, उन्हें वक्त पर लेना। मैं दवाएं ले आया और रोज रात को वक्त पर खाने लगा। कुछ हफ्तों बाद आहिस्ता आहिस्ता रात को नींद आने लगी और सुबह उठकर कुछ हल्का महसूस होने लगा। उन्हीं दिनों एक शाम अम्मी के चेहरे पर खुशी नजर आई। अनाखून, उन्होंने बताया कि मोहल्ले की एक खातून आई थी और एक अच्छी लड़की की बात लेकर आई थी। मैंने फौरन कहा, अम्मी अभी अपने हालात देखें, शादी की बातें बाद में कर लेंगे। मगर अम्मी ने नरमी से कहा, बेटा हालात कभी मुकम्मल ठीक नहीं होते, इंसान उम्मीद के साथ जिंदगी आगे बढ़ाता है। चंद दिन बाद लड़की वालों की तरफ से हाँ की। आहा, एक ही खबर आई दिला क्या। भाई खुशी से मेरे गले लग गया और अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। चंद दिन बाद हम लड़की वालों के घर गए। वहां पहली बार मैंने उसे देखा। सादा कपड़ों में नजरें झुकाए बैठी थी। उसके अंदाज में शराफत साफ नजर आ रही थी। कुछ ही दिनों में मंगनी की सादा सी तकरीब हो गई। मंगनी के बाद कभी कभार फोन पर हमारी मुख्तसर बात भी हो जाती थी। वो हमेशा अम्मी अबा की खैरियत पूछती और कहती अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, काम ज्यादा न किया करें। घर में शादी की बातें भी शुरू हो गई हैं। मैं अब भी डॉक्टर की दी हुई दवाएं वक्त पर खा रहा था क्योंकि उनसे मुझे वाकई सुकून मिल रहा था। एक शाम दफ्तर से वापस आकर कपड़े बदले तो सीने के ही एक हिस्से में हल्का सा खंचाव महसूस हुआ।
पहले सोचा शायद मुसलसल काम करने की वजह से पठों में दर्द हो गया है, इसलिए ज्यादा तोजा न दी। चंद दिन बाद नहाने के वक्त दोबारा वही अजीब सा एहसास हुआ। मैंने हाथ से सीना दबाया तो हल्की सी तकलीफ महसूस हुई। मैं चंद लम्हे हैरान खड़ा रहा, फिर खुद को समझाया कि शायद मुसलसल भाग दौड़ और थकन की वजह से ऐसा हो रहा है। शादी में अब सिर्फ चंद हफ्ते रह गए थे। एक रात कपड़े बदलते वक्त मेरी नज़र अपनी बनियान पर पड़ी तो मुझे ऐसा लगा जैसे उस पर एक बहुत हल्का सा गैला निशान है। मैंने ज्यादा ध्यान न दिया और सो गया, मगर न जाने क्यों वही बात बार बार जहन में आती रही। 2 दिन बाद फिर ऐसा ही हुआ। इस बार मैंने गौर से देखा तो निशान वहीं था। मेरे दिल में अजीब सा खौफ पैदा हुआ। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि शादी इतनी करीब थी कि मैं घर वालों को किसी नई फिक्र में नहीं डालना चाहता था। ये था। एक रात जब सब सो गए तो मैं कपड़े बदलने के लिए कमरे में गया। इस बार मैंने एहतियात से देखा तो अचानक एक सफेद सा कतरा बाहर निकल आया। मैं चंद लम्हों तक साकत खड़ा रह गया। मेरी सांस जैसे रक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये एक मुकम्मल मर्द होने के बावजूद मेरे साथ ये क्या हो रहा है। इस रात मेरी आंखों से नींद खौफ की वजह से गायब हो गई। अगली सुबह मैं आईने में काफी देर खुद को देखता रहा। मेरे दिल में एक ही खौफ बैठ गया था कि अगर ये मसला बढ़ गया तो मेरी शादी का क्या होगा। अगर मेरी होने वाली बीवी को ये बात मालूम हो गई तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। कहीं वो ये ना समझे कि मैं मुकम्मल मर्द नहीं हूं। यही सोच सोच कर मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ जाते थे। 2-3 दिन के अंदर मुझे दोबारा वही कैफियत महसूस हुई। अब मेरा खौफ पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया था। मैंने इंटरनेट पर मुख्तलिफ बातें पढ़ने की कोशिश की, मगर जितना पढ़ता इतना ही ज्यादा डर जाता। आखिर मैंने मोबाइल बंद कर दिया। उसी शाम मेरा वही पुराना दोस्त मेरे साथ बैठा हुआ था। उसने फौरन महसूस कर लिया कि मैं कई दिनों से पहले से भी ज्यादा खामोश हूं। आखिरकार मेरा जब्त टूट गया और मैंने उसे पूरी बात बता दी। उसने तसल्ली दी और कहा, घबराने से कुछ नहीं होगा, हर बीमारी का इलाज होता है, तुम फौरन किसी अच्छे स्पेशलिस्ट के पास जाओ। अगली सुबह मैंने दुकान से छुट्टी ली और सीधा शहर के बड़े अस्पताल पहुंच गया। बाहर खड़े होकर भी काफी देर तक हिम्मत जमा करता रहा। आखिर बहुत देर बाद मैं इंदर गया और रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी बारी का इंतजार करने लगा। काफी देर बाद मेरा नाम पुकारा गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर के कमरे में गया। डॉक्टर ने मुझे बैठने को कहा और बड़े सुकून से पूछा, क्या मसला है। मैंने हिम्मत करके अपनी पूरी बात बता दी कि शादी में सिर्फ चंद दिन रह गए हैं और चंद दिनों से मेरे साथ ये अजीब मसला हो रहा है। मैंने ये भी बताया कि कई माह से ज़हनी दबाव की वजह से दवाएं खा रहा हूँ। डॉक्टर ने मेरी पूरी बात खामोशी से सुनी, फिर कई सवालात किए। दवाएं कब से ले रहे हो, कौन सी दवाएं हैं, घर में किसी को ये मसला कभी हुआ है। आखिर में उन्होंने कहा, घबराने की जरूरत नहीं, पहले मुकम्मल चेकअप करते हैं। उन्होंने कुछ खून के टेस्ट और चंद हार्मोन टेस्ट लिख दिए। मैं लेबॉर्ट्री गया और रिपोर्ट्स का इंतजार करने लगा। हर गुजरता लम्हा मुझे घंटों जैसा लग रहा था। शाम तक कुछ रिपोर्टें तैयार हो गईं, मगर चंद अहम रिपोर्टों में अभी वक्त था। अगले दिन मैं दोबारा डॉक्टर के पास गया। उन्होंने एक एक रिपोर्ट बड़े गौर से देखी, फिर ऐनक उतार कर मेरी तरफ देखा। चंद लम्हे खामोश रहे। उनकी खामोशी ने मेरी जान निकाल दी। मैंने बेअख्तियार पूछ लिया, डॉक्टर साहब, सच बता दें, क्या मेरी शादी नहीं हो सकती? क्या मैं कोई बड़ा मरीज हूं? उन्होंने नरम लहजे में कहा, सबसे पहले एक बात अच्छी तरह सुन लो, तुम मुकम्मल मर्द हो। तुम्हारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं जिसकी वजह से तुम अपनी मर्दानगी पर शक करो। संती, मुझे लगा जैसे मेरे सीने से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हुआ है। मैंने फौरन पूछा,
پھر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر نے رپورٹ میری طرف کرتے ہوئے کہا، تمہیں قابل علاج مسئلہ ہوا ہے جسے گلیکٹوریا کہا جاتا ہے۔ یہ بعض مردوں میں بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب کچھ مخصوص دوائیں لمبے عرصے تک استعمال کی جائیں۔ تم نے جو دوائیں کئی مہینوں سے کھائی ہیں، ان میں سے ایک دوا ایسے مریضوں میں کبھی کبھار یہ مسئلہ پیدا کر دیتی ہے۔ یہ کوئی ایسی بیماری نہیں جس پر شرمندہ ہوا جائے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، پھر اب کیا کرنا ہوگا؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، علاج زیادہ مشکل نہیں، میں تمہاری پرانی دوا فوراً بند کر رہا ہوں اور اس کی جگہ دوسری دوا لکھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ چند ہی ہفتوں میں یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا اور تمہاری شادی کرنے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ الفاظ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اسپتال سے باہر نکلا تو کئی دنوں بعد میرے قدم ہلکے محسوس ہو رہے تھے، مگر میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، پہلے نئی دوا شروع کروں گا اور چند دن بعد جب واقعی مسئلہ ختم ہو جائے گا تب اپنی ہونے والی بیوی کو خود سچائی بتاؤں گا، کیونکہ میں اپنی نئی زندگی کی بنیاد سچ پر رکھنا چاہتا تھا۔ اگلے چند دن میں نے نئی دوائیں وقت پر کھانی شروع کر دیں، ہر ہدایت پر عمل کرتا رہا۔ 2-3 دن بعد ہی فرق محسوس ہونے لگا۔ ایک ہفتہ گزر گیا اور مسئلہ واپس نہیں آیا۔ میں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ انہوں نے چیک اپ کرنے کے بعد کہا، اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا جسم دوا کے مطابق ردعمل دے رہا ہے۔ میں اسپتال سے نکلتے ہی سیدھا اپنی ہونے والی بیوی کے گھر چلا گیا۔ میں نے اس سے چند منٹ اکیلے بات کرنے کی اجازت مانگی۔ میں کافی دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر میں نے شروع سے آخر تک ہر بات سچ بتا دی۔ گھر کے حالات، ذہنی دباؤ، دوائیں اور پھر وہ عجیب مسئلہ جس نے کئی راتیں میری نیند چھین لی تھی۔ میں نے یہ بھی کہا، اگر تم چاہو تو آج بھی یہ رشتہ ختم کر سکتی ہو، میں تم سے کوئی گلہ نہیں کروں گا۔ وہ کافی دیر خاموش رہی، پھر میری طرف دیکھ کر آہستہ سے بولی، اگر تم یہ سب مجھ سے چھپا لیتے تو شاید مجھے تم پر کبھی اعتماد نہ ہوتا، لیکن آج تم نے سچ بول کر میرے دل میں اپنی عزت اور بڑھا دی۔ بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے، اصل بات یہ ہے کہ انسان سچا ہو اور علاج کرائے۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، بلکہ خوشی ہے کہ تم نے مجھ پر اتنا اعتماد کیا۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کئی دنوں سے دل پر رکھا ہوا بوجھ ایک لمحے میں ہلکا ہو گیا۔ آخرکار شادی کی تاریخ آ گئی، پورا گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ نکاح کے بعد جب میں اپنی بیوی کو گھر لے کر آیا تو امی نے اسے بیٹی کی طرح گلے لگا لیا۔ وہ پہلے ہی دن اس گھر میں اس طرح گھل مل گئی جیسے برسوں سے اسی گھر کا حصہ ہو۔ کچھ مہینوں بعد میں دوبارہ چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ انہوں نے تمام رپورٹیں دیکھ کر کہا، تم بالکل ٹھیک ہو، نہ ہارمون کا مسئلہ رہا، نہ دوا کا کوئی اثر باقی ہے۔ یہ سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میری زندگی کا وہ ڈراؤنا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہو۔ وقت گزرتا گیا، میری زندگی پہلے سے بہتر ہوتی گئی۔ گھر کے حالات بھی آہستہ آہستہ سنبھلنے لگے۔ ابا کی طبیعت میں بھی کچھ بہتری آ گئی۔ بھائی کی تعلیم مکمل ہو گئی اور ایک دن اللہ نے ہمیں یہ خوشخبری بھی دی کہ ہم ماں باپ بننے والے ہیں۔ میں نے خبر سنتے ہی سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ مجھے یاد تھا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب میں صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے اپنی پوری زندگی ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آج جب میں اپنی زندگی کی طرف پلٹ کر دیکھتا ہوں تو ایک بات ہمیشہ یاد آتی ہے کہ ہر غیر معمولی علامت کا مطلب کوئی بہت بڑی تباہی نہیں ہوتا اور نہ ہر بیماری انسان کی عزت یا مردانگی چھینتی ہے۔ کئی مرتبہ صرف ایک دوا یا ہارمون کا مسئلہ ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے جس کا علاج ممکن ہوتا ہے۔ اگر میں بھی ڈر کر خاموش بیٹھا رہتا یا لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیتا تو شاید اپنی خوشیاں
اپنے ہی ہاتھوں برباد کر دیتا۔ اس لیے میں ہر اس انسان سے یہی کہتا ہوں کہ بیماری کو شرمندگی نہ بناؤ، اسے وقت پر ڈاکٹر کو دکھاؤ، کیونکہ صحیح علاج صرف وہی بتا سکتا ہے، اور بعد اوقات ایک درست فیصلہ انسان کی پوری زندگی بدل ڈالتا ہے۔ اللہ حافظ۔